Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. I am Dr. Ayman. Today I am presenting a very helpful video. इस वीडियो में हमें ज्वाइन करेंगे MDCAT 2022 में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करने वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट मोहम्मद अवैस, जो अपना MDCAT एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो लेट्स स्टार्ट. वालेकुम अस्सलाम. Thank you Mohammad Awais for joining us. अवैस स्टूडेंट्स काफ़ी क्यूरियस हैं टॉपर की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जानने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से. मैं फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ. मेरे FSC में 1042 आउट ऑफ 1100 मार्क्स थे और मेरा MDCAT में 179 आउट ऑफ 200 स्कोर था. मेरा एग्रीगेट 90.61% था और मेरी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट मेरिट पोजीशन थी. स्टूडेंट्स का नॉर्मली ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है कि FSC के टाइम पे MDCAT की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या सिर्फ FSC पे ही फोकस करना चाहिए. तो आप इस बारे में क्या सजेस्ट करते हैं? ये बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने MDCAT एज एन इम्प्रूवर दिया था इस साल. तो लास्ट ईयर मुझसे यही मिस्टेक हुई थी कि मैंने अपनी FSC के तैयारी के दौरान ही MDCAT की प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि मेरे जब FSC कंप्लीट हो जाएगा, जब FSC के एग्ज़ाम से फ्री हो जाऊंगा तो MDCAT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा. लेकिन 2021 में आप लोगों को पता है कि कोविड था, तो जिसकी वजह से हमारे पेपर्स बहुत ज़्यादा डिले हो गए थे. यानी कि इतना डिले हो गए थे कि अगस्त तक चले गए थे. तो फिर सितंबर में MDCAT था, तो सिर्फ एक महीना रह गया था. तो जैसे तैसे करके मैंने एक महीने में तैयारी की. कि एक महीने में कैसी तैयारी होती है. तो मेरे 153 मार्क्स थे और एग्रीगेट 82.29 था लास्ट ईयर और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था. तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं MDCAT दोबारा दूंगा. तो मैं तमाम MDCAT एस्पायरेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि अपने FSC के साथ ही अपनी MDCAT की प्रिपरेशन करें, क्योंकि एक महीने में लिटरली तैयारी नहीं होती. मेरा पर्सनल आपको सजेशन है कि नहीं होती. बहुत सी अकेडमीज आपको ये कहेंगी कि हमारा 20 दिन वाला 25 दिन वाला सेशन ज्वाइन कर लें, हम एक महीने में कोर्स कंप्लीट करवा देंगे. ऐसा होता है, ऐसा अकेडमीज कहती हैं, क्योंकि और वो करवा भी देती हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वो एक महीने में तैयारी करवा सकते हैं. लेकिन सीखना तो आपने है ना, पढ़ना तो आपने. तो एक महीने में मुझे लगता है कि तैयारी हो सकती है, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एक अपने जैसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ. क्योंकि मेरे मुताबिक अगर कोई मेरे जैसा स्टूडेंट हो तो उसको कम से कम 4 महीने चाहिए अपनी तैयारी के लिए, MDCAT के लिए. और FSC के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होता. तो मेरा ये ख्याल है कि जब आपका FSC का सेशन स्टार्ट होगा तो उसके साथ ही आपको अपनी MDCAT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. अवैस, MDCAT की प्रिपरेशन में आपने अपनी क्या स्ट्रेटजी रखी थी? किस तरीके से अपने टाइम और सब्जेक्ट्स को मैनेज किया था? आप अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो स्टार्टिंग में मैं अपनी तैयारी को 6 आवर्स देता था अपनी पढ़ाई को. फिर बाद में क्योंकि मैं टाइम बढ़ा दिया था, जब MDCAT मेरा करीब आ गया था, तो मैंने स्टार्टिंग में तो मैं 6 आवर्स पढ़ता था दिन में. बाकी मैंने जो बुक्स फॉलो की थी, जो जिस तरीके से पढ़ा था, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा. अब चूँकि PMDC आ गई है, तो आपका MDCAT जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे होगा. तो आपने अपने बोर्ड की बुक्स फॉलो करनी है, सिंध बोर्ड की. बायोलॉजी के लिए सिंध बोर्ड की, और अगर आपके पास टाइम है तो आप फेडरल बोर्ड भी फॉलो कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए. ये दो बोर्ड की बुक्स. बाकी केमिस्ट्री के लिए आप सिर्फ अपनी बोर्ड की बुक को फॉलो करें, और फिजिक्स के लिए भी, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए आपको सबसे ज़्यादा बुक रीडिंग की ज़रूरत होती है. फिजिक्स में मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा बुक रीडिंग करनी होती है फिजिक्स में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं. तो मैंने फिजिक्स के लिए इतनी ज़्यादा बुक रीडिंग नहीं की थी. मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया था, बुक्स पर, बुक रीडिंग पर, कॉन्सेप्ट के अलावा भी. अवैस, हम चाहेंगे कि आप अपना कोर्स ऑर्डर हमारे साथ शेयर करें कि कौन से सब्जेक्ट को पहले कवर करना चाहिए या सब सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलना चाहिए. मैंने किया था कि मैंने सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़े थे. मैंने सब्जेक्ट वाइज पढ़ा था. जैसे कि मैंने अपना पहले पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कवर किया था. फिर बायोलॉजी के बाद मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट किया था, और उसके साथ साथ मैं बायोलॉजी रिवाइज करता था. फिर जब केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया तो फिर मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया था, और फिजिक्स पढ़ता था, और उसके साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री रिवाइज करता था, बिकॉज मुझे ऐसे आसान लगता था. अब आपको कैसे आसान लगता है ये तो आप लोग ही जानते हैं, लेकिन मुझे सब्जेक्ट वाइज पढ़ना आसान लगता था. मैंने पहले
बायोलॉजी पूरा कवर किया था, फिर मैंने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री किया था, फिर फिजिक्स, फिर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री किया था। इस तरीके से मैंने किया था। एंड देन मैंने फिर लॉजिकल रीजनिंग किया था और देन इंग्लिश, क्योंकि अब मेरे ख्याल में लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगा, अब आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश होगा। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज तैयारी की थी। टेक्स्ट बुक्स की जहाँ तक बात है तो टेक्स्ट बुक्स तो मैं क्योंकि पहले पता नहीं था हमें, जब मैंने अपनी मार्च में अपनी प्रोफेशन स्टार्ट की थी तो तब पीएमसी थी और यही था कि हमारा नेशनल एमडीकैट होगा। तो मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी पंजाब और फेडरल बोर्ड की बुक से, क्योंकि नेशनल एमडीकैट जब होता है तो ज़्यादातर पंजाब और फेडरल बोर्ड की बुक से ही पेपर आता है। तो मैंने पंजाब और फेडरल बोर्ड से बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पंजाब और फेडरल दोनों से पढ़ा था, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मैंने सिर्फ पंजाब बोर्ड से पढ़ा था। और उसके बाद फिजिक्स की जो बात है, फिजिक्स मैंने वैसे कोई बुक फॉलो नहीं की थी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मेरे बने थे वो पंजाब बोर्ड की बुक से ही बने थे। तो इस तरीके से मैंने पढ़ा था, पंजाब और फेडरल बोर्ड की बुक से अपना सिलेबस कवर कर लिया था। लेकिन बाद में ये हुआ कि जब हमारे एमडीकैट में थोड़ा टाइम रह गया था तो रूल पॉलिसी चेंज हो गई थी, प्रोविंशियल एमडीकैट कर दिया गया था। तो फिर मैंने अपने बोर्ड की बुक्स को फॉलो किया था, और अपने बोर्ड की बुक्स को मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं देना पड़ा क्योंकि मैं पहले पंजाब और फेडरल बोर्ड की बुक्स को पढ़ के आ रहा था अच्छे से, और दूसरी चीज़ अपने बोर्ड की बुक्स मैंने एफएससी में भी पढ़ी हुई थी। तो मुझे जस्ट 10 दिन लगे अपने बोर्ड की बुक्स को पढ़ने के लिए, और उसके लिए भी मुझे बायोलॉजी पढ़नी थी और केमिस्ट्री पढ़नी थी, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट अच्छे थे, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बुक रीडिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत होती है, लेकिन बुक रीडिंग बहुत मेन रोल है बुक रीडिंग का। तो मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए बुक रीडिंग सिंध बोर्ड से की थी, और पहले पंजाब और फेडरल से मैं कर चुका था। थैंक यू अवैस, आपने बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन किया। नाउ आई हैव वन मोर क्वेश्चन। एमडीकैट में सेल्फ स्टडी का जो मेन रोल है उसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उनको ट्यूशन ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो अवैस, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एमडीकैट क्लियर करने के लिए ट्यूशन लेना ज़रूरी है या नहीं? वैसे तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप खुद ही बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एकेडमी से होता है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, एक आपको आसानी हो जाती है, आपके टीचर्स आपको हेल्प आउट करते हैं, लेकिन आपका टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। आपको सेल्फ स्टडी की बहुत ज़रूरत होती है एमडीकैट में। तो मुझे ये लगता है कि एकेडमी ही आपको ज्वाइन करनी है। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए आपको पहले से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एफएससी के साथ ही अपनी एमडीकैट की तैयारी स्टार्ट करना है। तो एकेडमी इतनी ज़रूरी नहीं है, एकेडमी ज्वाइन करना अगर आप चाहते हैं तो वो इट्स अप टू यू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्वाइन करनी चाहिए। आपके लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट है। टेस्ट पेपर सॉल्व करते हुए आपने जो पैटर्न फॉलो किया था, काइंडली इस बारे में हमें गाइड करिएगा। एमडीकैट में मेरा ये था कि सबसे पहले जैसे हमारा बायोलॉजी का पोर्शन था, तो मैंने सोचा हुआ था कि सबसे पहले मैं ना साइंसेस कवर करूंगा, अपने साइंसेस को सॉल्व करूंगा, और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में एंड में करूंगा। तो मैंने सबसे पहले अपना बायोलॉजी सॉल्व किया था, उसके बाद मैंने अपना केमिस्ट्री का, उसके बाद फिजिक्स का, सबसे पहले साइंसेस सॉल्व कर ली थे। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे ये सोचे होते हैं कि हमने बायोलॉजी को इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री को इतना टाइम देना है, फिजिक्स को इतना टाइम देना है। तो इस तरीके से मत सोचा करें, क्योंकि पेपर ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपको किस पोर्शन में कितना टाइम लग जाएगा। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो सर मुझे कुछ एमसीक्यू 5-5 मिनट भी लगे, कुछ एमसीक्यू ऐसे थे जिनमें मुझे 5 मिनट लगे सॉल्व करने में। लेकिन ये जो टाइम है, मैंने इस टाइम को कंपेंसेट किया उन एमसीक्यूज में जो मुझे 10 सेकंड में मैंने सॉल्व किया। तो ये मत सोचा करें कि एक एमसीक्यू को इतना टाइम देना है, वरना देना ही नहीं है। बाकी जहाँ तक बात है कि पहले बायोलॉजी सॉल्व किया, फिर केमिस्ट्री सॉल्व किया, फिर फिजिक्स, फिर इंग्लिश, फिर इंग्लिश और फिर लॉजिकल रीजनिंग मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था। लॉजिकल रीजनिंग सबसे एंड में सॉल्व किया था क्योंकि उसके सबसे कम एमसीक्यूज हैं। 5 मिनट्स बिफोर मैंने अपने टेस्ट पेपर कंप्लीट कर दिया था साइंस के संबंध में। ओके अवैस, वी हैव लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। फ्यूचर एमडीकैट स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपना टारगेट बड़ा रखें, बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि वो पहले से सोचे होते हैं कि हमें इतने मार्क्स चाहिए, एमडीकैट में इतना स्कोर करना है तो एग्रीगेट जाएगा और हमारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो सिर्फ ये नहीं देखें कि आपको कितना रिक्वायर है,
आप सिर्फ ये नहीं देखें कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, आप अपना एक टारगेट रखें और टारगेट थोड़ा हाई रखें, क्योंकि जब आप टारगेट ही कम रखेंगे तो आप एफर्ट्स भी कम करेंगे और रिवॉर्ड भी आपको कम मिलेगा। तो अपना टारगेट थोड़ा हाई रखें, बाकी अपना ड्रीम और अपना गोल याद रखें कि आप क्या फर्स्ट करना ऑफ ऑल, चाहते अगर गाइडेंस आपको चाहिए तो आप अपने सीनियर्स को अप्रोच करें, क्योंकि मैं यही करता था। जैसे कि मुझे कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है या कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक मुझे इवन समझ नहीं आ रहा, तो मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं गाइडेंस लूं अपने सीनियर से, जो टॉप कर चुके हैं पहले एमडी कैट में, जिन्होंने बहुत हाई स्कोर ले चुके हैं और जिनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। क्योंकि आपको वही बंदा अच्छे से गाइड कर सकता है जो ये सब चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका है, जो इस स्टेज से गुजर चुका है। तो गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो सीनियर्स को अप्रोच करें। और मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती है? वो आपको अपने अंदर से मिलती है। सेल्फ मोटिवेशन एक चीज होती है, वो आपको कब मिलेगी? जब आप अपने गोल को, अपने ड्रीम को याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये याद रखेंगे आपने डॉक्टर बनना है और बनना है। जब तक आपको अपना ड्रीम नहीं याद होगा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप ये सब कर क्यों रहे, तो हवा में तीर चलाने वाली बात है। और सेकंड थिंग ये कि आपको ये याद होना चाहिए कि आप कितना आगे आ चुके हैं। मीन्स कि आप पास्ट में कितना सेक्रीफाइस कर चुके हैं, कितना अपनी मेहनत कर चुके हैं, कितना वक्त लगा चुके हैं, कितना पैसा लगा चुके हैं। एंड नॉट ओनली यू बट योर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी बहुत सेक्रीफाइस कर चुके हैं। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको ये याद होगा कि आप पास्ट में कितना वक्त दे चुके हैं, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी कि आप बस थोड़ा सा और आगे जाना है, क्योंकि अब आप गिव अप नहीं कर सकते। आप इतना आगे आ चुके हैं कि आप गिव अप नहीं कर सकते। Now we are going to end our session. Thank you, Awais, for joining us and for your sincere suggestions. Stay blessed. Allah Hafiz. If anybody have any query, you can ask in comment section.